ऑल राइट दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। ये एक हम नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें बिहार के ग्रेट पर्सनालिटीज़, चाहे वो आप नेशनल मूवमेंट के टाइम पे पढ़ते हैं मॉडर्न बिहार की हिस्ट्री में, या फिर आप एंशियंट के टाइम पे पढ़ते हैं, या फिर आप मिडीवल बिहार के हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो जिन भी पर्सनालिटीज़ का बिहार से रिलेशन रहा है, खास करके नेशनल मूवमेंट के दौरान, उन पर्सनालिटीज़ पे हम अलग से एक क्रिस्प वीडियो लेके आएंगे, 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 से 5 मिनट। और इस वीडियो को पीडीएफ के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स में कोई भी सवाल अगर पर्सनालिटीज से आए, चाहे किसी भी एरिया से हो, उनके लाइफ से आ जाए, उनके द्वारा लिखे हुए किताब से आ जाए, उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से आ जाए, राजनीतिक विचारधारा से, राजनीतिक गतिविधियों से आ जाए, तो आप उन सवालों को डील कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स में पर्सनालिटीज़ पे काफ़ी सवाल आते हैं। जैसे लास्ट ईयर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी किताब लिखी थी, उस पे सवाल आया था। बतख मियाँ का सवाल आया था। कुंवर सिंह पे तो सवाल आता ही है, राजकुमार शुक्ला पे भी सवाल आता है। लेकिन जैसे अब बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बिहार के पर्सनालिटीज़ को थोड़ा और सीरियसली पढ़ना चाहिए और उनके बारे में ठीक से जानकारी रखनी चाहिए एज अ मेंबर ऑफ बिहार, एज अ रेजिडेंट ऑफ बिहार। हम जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, तो उनको अपने धरोहर, अपने पर्सनालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बीपीएससी भी अब यही एक्सपेक्ट कर रही है। अब वो वन लाइनर और रटने का दौर ख़त्म हो गया है। तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी बार बात की है। और ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस पीडीएफ को, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि बीपीएससी बेसिक्स के नाम पे है, आप सर्च करें और ज्वाइन करें उसको। सारा पीडीएफ वहीं पे अवेलेबल कराया जाता है, जो भी हम लोग अपने चैनल पे यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर्सनालिटीज़ ऑफ बिहार में हमारे पहले पर्सनालिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि इनको 2-3 पेजों में समेटना तो मतलब वो हो जाएगा कि एक समंदर को आप एक ग्लास में समेटना चाहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के हिसाब से हमें बहुत सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट में इनको पढ़ें, है ना। तो ये बाबू राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर है उनकी, ठीक है। ये भी उन्हीं की तस्वीर है। ये कुछ तस्वीरें हैं, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें या यहीं पे इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखिए राजेंद्र प्रसाद हैं, इनके साथ ये अनुग्रह नारायण सिन्हा है। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे, बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने, ठीक है। फिर ये है शंभू वर्मा और ये है रामनवमी प्रसाद। ये फोटो जो है ना, वो चंपारण सत्याग्रह के टाइम का है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि चंपारण सत्याग्रह में, और ये चारों वकील थे, चारों वकालत करते थे, तो चंपारण सत्याग्रह के समय पे लोकल वकीलों का बहुत रोल रहा था और राजेंद्र प्रसाद का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और इनके अलावा बाकी जो वकील थे उनका भी रोल रहा था। अनुग्रह नारायण सिन्हा है, शंभू वर्मा है और रामनवमी प्रसाद है, ठीक है। चलिए इस तस्वीर में देखते हैं। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और देश के पहले राष्ट्रपति। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान के निर्माता और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, उनसे मिलते हुए, और ये संविधान की कॉपी को देख रहे हैं। और ये एक तस्वीर जो बिहार की राजनीति, जो बिहार के एक नए दौर में जो बिहार का प्रवेश हुआ चंपारण के बाद, ये उस व्यक्ति की तस्वीर है। ये तस्वीर है नन अदर देन राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने गांधी जी को लखनऊ इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में जो उनसे मुलाकात करते हैं, उनको बिहार लेके आते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनको बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए ये एक लबोलुआब था। और अब हम आपको बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म देखिए जीरादेई सिवान में हुआ था 1884 में। तो ये ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीरादेई सिवान याद रखना है, ठीक है। फिर वो सिवान के जिला स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो अभी भी है वहाँ पे, सिवान का जिला स्कूल, डिस्ट्रिक्ट स्कूल, वहाँ से वो पढ़ाई करते हैं। वहाँ से पढ़ने के बाद वो वर्ल्ड फेमस कैलकाटा के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका एडमिशन होता है और इसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। ये और इनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद, ये दोनों प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कलकत्ता में ही रहते हैं। और प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान उस समय एक कमेटी आई थी, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, इसका एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में, चूँकि ये 1902 का जो दौर है ना, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट का दौर है,
ठीक है, राष्ट्रीय भावना बहुत एक तरह से जन्म ले चुकी थी। उस समय टैगोर भी थे, गांधी भी अफ्रीका में काम कर रहे थे, वो भी खबरें यहाँ पे आती थी, बाल गंगाधर तिलक थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका था, बने हुए 17 साल हो चुका है। तो ये वो दौर था जब नेशनलिज्म इंडिया में ग्रो कर रहा था। तो जो भी ब्रिटिशर्स के तरफ से कमेटी वगैरह बनाई जाती थी ना, तो उन कमेटी का काम होता था कि नेशनलिज्म को दबाना, उसको डिग्रेड करना। तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो है ये काम चल रहा था। तो इसको काउंटर करने के लिए एक सोसाइटी बनी थी जिसका नाम था डाउन सोसाइटी। ठीक है, डाउन सोसाइटी, और इसके मेंबर थे बाबू राजेंद्र प्रसाद। इसके मेंबर और कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे और अरबिंदो घोष थे। ठीक है, तो डाउन सोसाइटी के ये मेंबर बने। तो ये इस एक फैक्ट को याद रखना है कि ये डाउन सोसाइटी के मेंबर थे। पढ़ने में तो ब्रिलियंट थे ही, तो इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। और ये जो हम लोग सुनते हैं ना कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये इनके लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही बोला गया था, उनके कॉपी पे लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना लॉ की डिग्री भी लेते हैं और पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, एक और फैक्ट है कि जब ये कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको इनवाइट किया, इनको बहुत परसुएड करने की कोशिश की कि आप सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन कर लीजिए, बट राजेंद्र प्रसाद ने नहीं ज्वाइन किया। उसका कारण क्या था कि इनके ऊपर परिवार की काफ़ी जिम्मेदारियां थी और इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझते थे कि परिवार के प्रति होनी चाहिए। क्यों? बचपन में इनकी माताजी का देहांत हो गया था, बड़ी बहन ने लालन पालन किया, बड़ी बहन के पति का भी देहांत हो गया। तो उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी जो है और भरण पोषण और बाकी सारी चीज़ें जो है वो इन्हीं को देखना था। और इसलिए ये सोचे कि अगर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन करते हैं तो फिर इस चीज़ से वो महरूम रह जाएंगे या परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाएंगे। तो डाउन सोसाइटी के तो सदस्य बने, लेकिन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य नहीं बने। ठीक है, इसके बाद आता है कि देखिए गांधी जी के साथ इनका एसोसिएशन कैसे हुआ। गांधी जी को जब राजकुमार शुक्ला बिहार लेके आते हैं तो बिहार तो आ गए, उसके पहले इसमें राजेंद्र प्रसाद का रोल न के बराबर था गांधी जी को बिहार लाने में। लेकिन जब गांधी जी बिहार आते हैं तो एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन चंपारण डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाता है। ठीक है, वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन में गांधी जी रहते हैं, गांव गांव घूम के लोगों से बात कर रहे थे, सारे किसानों से, और उनकी जो तकलीफें थी, उनकी जो शिकायतें थी, उनको दर्ज कर रहे थे। ठीक है, तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट को बिहार में जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को भी बोला कि आप चंपारण आइए और वॉलंटियर कीजिए। उस समय राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे, इनकी वकालत का इनका काम चल रहा था और काफ़ी अच्छा चल रहा था। ये वकील थे, उस समय पटना हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस करते थे, भागलपुर भी जाते थे। तो गांधी जी से जब ये मिलते हैं तो गांधी जी का इन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखते हैं, ठीक है, चंपारण में उनका काम करने का तरीका देखते हैं, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग मैसेकर, ये सब जो चीज़ें होती है उसका राजेंद्र प्रसाद पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और फिर वो पूरी तरह से गांधी जी के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं, गांधी जी को अपना गुरु बना लेते हैं। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, चंपारण का तो एपिसोड हो जाता है, चंपारण का हम लोग सब जानते हैं, उस पर अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नेशनल लेवल पे करने की बात की जाती है तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जो है अपनी वकालत को छोड़ते हैं, एक नेशनल कॉलेज इस्टेब्लिश करते हैं पटना में। ठीक है, 1921 में। फंड की दिक्कत थी, गांधी जी चाहते थे कि नेशनल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन चूंकि पैसों की दिक्कत थी तो ये पहले नेशनल कॉलेज इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके फाउंडर मेंबर हैं। ठीक, गांधी जी ही इसका उद्घाटन करते हैं। इसके कुछ ही महीनों बाद 1921 में ही बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है और ये बिहार विद्यापीठ कहाँ है? आज के सदाकत आश्रम में है, जो कि कांग्रेस का आप कह सकते हो कि बिहार का जो ऑफिस है, सदाकत आश्रम में। वो सदाकत आश्रम जो बना था, यहाँ पे एक फैक्ट जान लीजिए, बीपीएससी 68 में एक सवाल पूछा गया था कि गांधी जी का जान किसने बचाया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, और उसका आंसर था बतख मियाँ। तो इसी तरह से खैरू मियाँ थे, खैरू मियाँ, इन्होंने जमीन दिया था मजहरुल हक को, ये डोनेट किया था अपनी जमीन को, ताकि मजहरुल हक जो है इस पर बिल्डिंग बना सके और अपना ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर सके, जो कि सदाकत आश्रम बनता है बाद में, और यहीं से कांग्रेस की गतिविधि चलती है। तो मजहरुल हक को बतख मियाँ ने खैरू मियाँ ने जमीन दिया था, और मजहरुल हक फिर जमीन डोनेट करते हैं राजेंद्र प्रसाद को और बोलते हैं कि बिहार विद्यापीठ
बनाया जाए। तो बिहार विद्यापीठ बनता है, उसकी इसका भी उद्घाटन जो है गांधी जी के द्वारा ही किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद इसके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हैं, ठीक है। और इसके पहले चांसलर खुद मजहरुल हक रहते हैं और वाइस चांसलर ब्रज किशोर प्रसाद, ये भी वकील थे और राजेंद्र प्रसाद के साथ ही रहते थे। तो नेशनल कॉलेज, नॉन कॉपरेशन के दौरान नेशनल कॉलेज भी खुलता है और बिहार विद्यापीठ भी खुलता है। पहले नेशनल कॉलेज खुलता है, फिर बिहार विद्यापीठ खुलता है। इन कामों के लिए गांधी जी जो है वो चंदा भी जमा कर रहे थे और लगभग 50,000 रुपए जो है गांधी जी ने जमा करके राजेंद्र प्रसाद को दिया था ताकि ये काम सुचारू रूप से चल सके। हालांकि बाद में ये चीज़ें डिक्लाइन कर गई, है ना। लोगों का रुझान जो है वो इंटरेस्ट इससे खत्म हो गया। फिर साल्ट सत्याग्रह आता है, तो साल्ट सत्याग्रह में भी राजेंद्र प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है। वो नकस पॉइंट जो है बिहार में, वहाँ से साल्ट सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं, ठीक है। वॉलंटियर करते हैं खुद और लोगों को मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं भाई कि आइए और नमक सत्याग्रह में भाग लीजिए, ठीक है। और जो भी मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट था उसको वो बेचते हैं, अपने देख रेख में उसकी बिक्री करवाते हैं और उससे फंड रेज किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए उन्हें 6 महीने की जेल भी होती है, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। चलिए अब राजेंद्र प्रसाद और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद का इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या जुड़ाव रहा। 1911 में जो कैलकाटा सेशन हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद पहली बार सेशन को अटेंड करते हैं ऑफिशियली, ठीक है। और ऑफिशियली इसको ज्वाइन करते हैं कब, 1911 में। 1911 के कैलकाटा सेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑफिशियली कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसका लगातार कांग्रेस के अंडर काम करते हैं, सब चीज चलता रहता है। प्रेसिडेंट कब बनते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है कि कब कब वो प्रिसाइड किए। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट कई बार बने हैं। बॉम्बे 1934 जो सेशन हुआ था उसमें भी वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और ये 1934 कब है, ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट खत्म होने के बाद का टाइम है। तो बॉम्बे का जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसको वो प्रिसाइड करते हैं, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर 1939 में आप एक जानते होंगे त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था, ठीक है। त्रिपुरी क्राइसिस बेसिकली क्या है, त्रिपुरी जगह का नाम है जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था और सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में टसल चल रहा था। किस बात को लेके, बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे और गांधी जी का कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, जिसको बोस ने बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। अब इनकी हार को गांधी जी ने अपना हार मान लिया, अपना मोरल डिफीट मान लिया और बोला कि कांग्रेस का सेशन अटेंड नहीं करेंगे। अब इस वजह से क्या है कि बाकी लोग जो है वो गांधी जी के सपोर्ट में आ गए और बोस पे दबाव बनाने लगे कि आप रिजाइन कर दीजिए और फाइनली बोस को रिजाइन करना पड़ता है। तो जब वो रिजाइन करते हैं तो 1939 में इनके रेजिग्नेशन के बाद फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट बनते हैं दूसरी बार, 1934 में पहली बार और 1939 में दूसरी बार। इसके बाद फिर से 1947 में जब जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी जो है वो कांग्रेस से रिजाइन करते हैं और प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करते हैं और फिर ये लोग बाद में स्वतंत्रता पार्टी बनाते हैं, सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी और बाकी लोग मिलके। तो जेबी कृपलानी जब कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करते हैं तब भी बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है 1947 में प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, 1934 बॉम्बे, 1939 त्रिपुरी एंड 1947, ठीक है। किसके रेजिग्नेशन पे, तो सुभाष चंद्र बोस और जेबी कृपलानी के रेजिग्नेशन पे। चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देख लेते हैं कि क्या इनका रोल रहा। तो वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो चेयरमैन भी इलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद वेरियस कमिटीज़ को हेड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फ्लैग कमेटी को किसने हेड किया था, तो नेशनल फ्लैग कमेटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हेड किया था। इसके अलावा ये 3 कमेटियां हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्लैग कमेटी, ये पूछा जा सकता है। और स्टीयरिंग कमेटी आपको कैसे याद रहेगा कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेन हेड हैं, आप ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर हैं, लेकिन पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके हेड आप हैं, यानी कि स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आप स्टीयरिंग और आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और स्टीयरिंग आपके हाथ में है। तो इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे। इस तरह से याद रखेंगे। और नेशनल फ्लैग का तो हेड थे ही थे नेशनल फ्लैग कमेटी की, ठीक है। पहली बार प्रेसिडेंट चुने जाते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। 12 साल प्रेसिडेंट रहते हैं 1962 तक। 1962 में ही उन्हें भारत रत्न मिलता है और 1962 में जब उनका प्रेसिडेंटशिप खत्म होता है तो वो वापस पटना लौट के आते हैं और बिहार विद्यापीठ के बिहार विद्यापीठ के प्रांगण में, यानी कि सदाकत आश्रम के प्रांगण में ही वो रहते हैं
और फिर वहीं पे अगले साल उनकी मृत्यु हो जाती है 1963 में। तो अपने अंतिम समय में वो वापस बिहार आ जाते हैं और 1962 में ही उनको उनके उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं देश के प्रति, उसके लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, उसके बाद हम उनके द्वारा लिखे हुए बुक्स पे आएंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ठीक है, ये तस्वीर क्या है? ये है चित्तरंजन दास, ये हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और ये हैं हमारे प्रिय सुभाष चंद्र बोस, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हैं सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अब इस फोटो में खास क्या है? इस फोटो में खास ये है, देखिए, आपने स्वराज पार्टी का नाम सुना होगा। स्वराज पार्टी के ये लोग मेंबर थे। सीआर दास जो थे प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, और सुभाष चंद्र बोस भी स्वराज पार्टी के सपोर्टर थे। क्यों? क्योंकि ऐसे भी सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? सीआर दास इनके पॉलिटिकल गुरु थे, सीआर दास इनको गाइड करते थे। तो ये तीनों स्वराज पार्टी के सपोर्टर थे, चाहते थे कि काउंसिल में एंट्री किया जाए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किया जाए। जबकि ये लोग और इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनकी तस्वीर यहाँ पे नहीं है, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग जो है वो इसके खिलाफ थे, और वो चाहते थे कि जब गांधी जी जेल चले गए तो हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में रहें, आश्रम का काम करें, खादी का काम करें, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करें, अनटचेबिलिटी हटाने पे काम करें, और देश के लोगों में, जनता में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाएं। ठीक है, तो ये तस्वीर भी एक खास है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्वराज पार्टी में शामिल थे या नो चेंजर्स थे? स्वराज पार्टी को क्या बोला जाता है? स्वराज पार्टी को बोला जाता है, जस्ट अ सेकेंड, स्वराज पार्टी को बोला जाता है प्रो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स। ठीक है, और इनको बोला जाता था नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स का मतलब क्या हुआ? प्रो चेंजर्स का मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया और उसके अंदर जो इलेक्शन होना था ताकि इंडियंस जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें और काउंसिल में जाए। ठीक है, तो इसको ये लोग सपोर्ट करते थे, बट इस चीज़ को ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे। दैट्स वाई दीज पीपल आर कॉल्ड नो चेंजर्स एंड दीज पीपल्स वर कॉल्ड प्रो चेंजर्स। ठीक है, और वही स्वराज पार्टी बनता है, और वो उसके बाद की कहानी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे ये ध्यान देना था कि राजेंद्र प्रसाद वाज इन द टीम ऑफ नो चेंजर्स, और वैसे भी गांधी जी के ये स्टॉन्च डिवोटी थे। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, इस साल सवाल जो आया था बीपीएससी 68 में, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। ठीक है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद ने सिर्फ यही किताब नहीं लिखी, एक तो कि उनकी अपनी आत्मकथा है। ठीक है, आइडियाज ऑफ अ नेशन, एक नेशन का क्या आइडिया होता है, ये भी किताब इनके द्वारा लिखी गई है। सत्याग्रह इन चंपारण, ये भी किताब राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी एंड बिहार, ये भी किताब है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, बापू के चरणों में, ये भी किताब राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो इन किताबों को आप देख लेंगे, याद रखेंगे, ये तो पूछा जा चुका है, ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है। सत्याग्रह इन चंपारण बिहार, ठीक है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये जो बाकी है और इसमें एक पूछा जा चुका है, तो इन चारों को याद रखेंगे। महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, और ये दोनों एक ही बुक है। ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। तो बेसिकली आपको 1, 2, 3 किताबों का नाम याद रखना है। आइडिया ऑफ अ नेशन, सत्याग्रह इन चंपारण, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे आप क्रिस्प देख सकते हैं कि इनकी जो नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी, डॉन सोसाइटी में ये इसके मेंबर थे। डॉन सोसाइटी के क्यों बना था? तो वो जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी रिपोर्ट जो आई थी, तो उसी के विरोध में ये स्टूडेंट्स ने वहाँ के एक सोसाइटी बनाया था जिसको डॉन सोसाइटी बोलते हैं। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस इसके बहुत प्रोमिनेंट ये ऑर्गेनाइजर रहे, और इसी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है कि नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स जैसे अनुग्रह नारायण सिन्हा, कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ये सब लीडरशिप बिहार को मिला, और चंपारण में भी इन्होंने वॉलंटियर किया था। ठीक है, इसके अलावा लंगट सिंह कॉलेज के ये प्रोफेसर रहे, वहाँ पे पढ़ाते थे। बिहार अर्थक्वेक जब आया 1934 में, तो बिहार रिलीफ फंड भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। ठीक है, नेशनल कॉलेज 1921, और उसके बाद बिहार विद्यापीठ 1921, जो हमने डिस्कस कर लिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज,
होम रूल लीग में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखिए, ये गांधी जी के स्टॉन्च सपोर्टर हो गए थे और गांधी जी जो है वो होम रूल लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। हालांकि होम रूल लीग जो है बिहार में मजहरूल हक थे और मुजफ्फरपुर के एरिया में, भागलपुर के एरिया में, गया में, हर जगह होम रूल लीग जो है ना शुरुआत में बहुत एक सेंसेशन की तरह काम कर रहा था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने, मतलब उनकी थोड़ी बहुत इच्छा थी बट उन्होंने होम रूल लीग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये था राजेंद्र प्रसाद का डिस्कशन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी थी और एक चीज़ जो छूट गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पहला जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है। और स्लोगन दिया था इन्होंने, ग्रो मोर फूड, ठीक है, क्योंकि देश में उस समय फूड सिक्योरिटी नहीं था, हम आत्मनिर्भर नहीं थे अनाज के लिए, अनाज हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि रेगुलरली फेमाइन होता था, रेगुलरली ड्रॉट होता था, ठीक है, इरिगेशन का व्यवस्था नहीं था, किसानों की हालत बहुत ख़राब थी। तो ग्रो मोर फूड, राजेंद्र प्रसाद ने ये स्लोगन दिया था, ठीक है। और जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और इसमें जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में जोड़ा था। तो ग्रो मोर फूड, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उन्होंने ये स्लोगन दिया था। तो इसके साथ ये आज के वीडियो का होता है डिस्कशन खत्म। ये पीडीएफ डाल दिया जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे, प्लीज़ इसको आप रिवाइज कीजिएगा। वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं, 1.5 पे देखें, अपना समय बचाएं, अच्छे से मेहनत करें। बीपीएससी क्रैक करना है तो बहुत सटीक तरीके से सटीक चीज़ों को जानना होगा और पढ़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर एक बढ़िया इनिशिएटिव है तो वो जितने भी एस्पिरेंट हैं, हमारा मोटो बीपीएससी बेसिक्स का यही है कि जितने भी एस्पिरेंट्स बिहार में हैं जो सीरियसली बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें गाइडेंस की कमी है, हर उस एस्पिरेंट के मोबाइल लैपटॉप में हमें पहुंचना है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।